सर सुनो, शांति रखना, जिसको जो पॉइंट समझ ना आए एक एक करके पूछ लेना। सर सबसे पहले जब भी हम कार्बन नेमिंग करेंगे तो वहां पे सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग आपका अगर 1 है तो क्या आएगा, 2 है तो क्या आएगा, 3 4 5 6, इतना हमें पता है। 1 के लिए क्या है मिथ, 2 के लिए क्या है एथ, 3 के लिए क्या है प्रॉप, 4 के लिए क्या है ब्यूट, 5 के लिए क्या है, 6 के लिए क्या है हेक्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन हम चेन चेक करते हैं, जहां लॉन्गेस्ट चेन बनती है उसको हम कंसीडर करते हैं। सर दूसरी चीज का देखते हैं, हम उसमें फंक्शनल ग्रुप देखते हैं या फिर पहले बॉन्डिंग देखेंगे। बॉन्डिंग देख लेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स आएगा एन, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा आइन। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, अगर एल्कोहल है तो क्या सफिक्स आएगा ओल, एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। ये तो सफिक्स थे। लेकिन अगर हेलोजन ग्रुप है, मतलब ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, तो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, इस तरीके से प्रीफिक्स आएंगे। ये क्या लगता है, जब भी आप सफिक्स लगाते हो तो लास्ट में से ई को हटा के ये वर्ड्स लगाते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? जहां तक मुझे उम्मीद है नंबरिंग किसी के स्कूल में नहीं कराई होगी। नॉर्मल नेम्स लिखते हैं, तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन है, इसके लास्ट में ओ OH लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल है। 3 कार्बन मतलब प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है एन, ई हटेगा लास्ट में। इतने सिंपल नेमिंग आएगी आपकी। सर क्या ऐसे भी लिख सकता है वो CH3 CH2 CH2OH? सर इसका मतलब भी क्या है, सर प्रोपेनल ही है। उसने क्या किया है, जो आपका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर था उसको उसने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ सी कितना है, एक, एच कितने हैं इसके साथ, तो CH3 पहला, सी एक, एच कितने हैं इसके साथ, तो CH2 दूसरा, सी एच कितने हैं दो, और OH एक है तो CH2OH। तो कंडेंस स्ट्रक्चर और डिटेल्ड स्ट्रक्चर दोनों आपको क्लियर होने चाहिए नेमिंग के टाइम पे। सर ठीक है, आज का आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर अब पढ़ना क्या है, इतनी तो थी बेसिक बातें। आज हम मेन स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी आपने कार्बन कंपाउंड्स बनाए, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है नहीं लगा, हेलोजन ग्रुप आपने चेक किए नहीं किए, अब वो किस तरीके से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने हैं वो चीजें पढ़नी है। सर केमिकल प्रॉपर्टीज 4 है, कंबशन पहली, ऑक्सीडेशन दूसरी, तीसरी एडिशन रिएक्शन, एंड चौथी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा नाम बताते हैं, कंबशन मतलब आग लगना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना या फिर हाइड्रोजन लूज होना, एडिशन किसी चीज को ऐड करना है, सब्स्टिट्यूशन किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। जितने इजी इनके नेम है उतने ही इजी रिएक्शन है। ध्यान देना, जहां आपका ध्यान क्लास से हटके कहीं और गया, वहां चैप्टर फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सर ठीक है, हम क्लास में रखेंगे ध्यान। सबसे पहला रिएक्शन क्या है, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यही कंबशन होता है। सर बचपन में पढ़ा हुआ था। हाँ हीट एनर्जी आएगी ना, जब आप किसी चीज को बर्न करोगे तो उसमें से हीट एनर्जी निकलेगी। हाँ वो भी बना दूंगा। कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न, बर्न या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, सर ऑक्सीडाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बर्निंग किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ये देखो CH4 है, लास्ट में आपको CO2 मिला है, क्या कार्बन में से हाइड्रोजन हट गया, क्या उसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं? हाँ। क्या कार्बन में ऑक्सीजन लग गया है, क्या उसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे। तो कार्बन कंपाउंड्स जनरली बर्न और ऑक्सीडाइज इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी भी रिलीज करता है और लाइट एनर्जी भी रिलीज करता है। समझ आया इतनी चीज? जब भी आप किसी कार्बन कंपाउंड को बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको दो चीजें मिलेंगी। सर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सर उसके साथ हीट एनर्जी रिलीज होगी, हाँ ऑब्वियसली बात है हीट एनर्जी रिलीज होगी। विदाउट हीट एनर्जी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी चीज बर्न हो रही है? सर वो दिल ही है जो बिना आग के जलता है। सर अलग बात है वो, चलो अब। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स जनरली विद अ
ब्लू फ्लेम, जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ब्लू फ्लेम में बर्न होते हैं सर। हमने तो आज तक नहीं देखी, हमारे घरों में तो येलो फ्लेम जल रही होती है। कभी आप ध्यान से गैस पे देखना, ब्लू फ्लेम होती है। कभी आप वायर को बर्न करके देखना, वहां पे तो रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं, कभी ग्रीन भी जलती है, कभी ऑरेंज जलती है। कौन सी वायर? कॉपर वायर। जो आपकी वायर पे प्लास्टिक होती है ना, उसे जब बर्न करते हो तो अलग अलग कलर की वो फ्लेम्स दिखती है आपको। सर आज घर जाके यही करेंगे, पूरी लाइटिंग निकाल देंगे आज। जो आपकी वायर्स होती है ना, वायर को जब आप बर्न करते हो तो उसमें कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से उसके कलर अलग अलग आते हैं। सर ठीक है, चलो छोड़ो, हमें कौन सी जलानी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न जनरली विद ब्लू फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रो यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता है आपको डायरेक्टली कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, किस कलर की फ्लेम होगी? इन गुड सप्लाई ऑफ एयर विद अ येलो सूती फ्लेम। अगर सप्लाई ऑफ एयर प्रॉपर है तो ब्लू फ्लेम होगी। अगर सप्लाई ऑफ एयर क्या है, लिमिटेड है, कम सप्लाई ऑफ एयर दे रहे हो आप, तो उस केस में जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? येलो और सूदी फ्लेम होगी। कभी आपने देखा होगा बर्तन ना नीचे से काले काले पड़ जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं, वो सूद एक कलेक्ट हो जाता है उस पर, क्योंकि लिमिटेड एयर होती है। इस वजह से। तो अगर आपको जैसे एक बार बताया कि वो पूरा काला हो जाता है तो उस पे क्या करें? एक बार जलाया, मैंने एक दो बर्तन देखे जो पूरे काले होते हैं, तो उस पे पूरी भी सूटी क्यों? अंदर से बाहर से? अंदर से बाहर से। अरे जो बाहर से है ना वहां पे सूद होगा, अंदर से तो वो ज्यादा देर बर्तन रख दोगे तो गैस पे वो काला हो जाता है। हाँ, सूदी फ्लेम में धुआं नहीं होगा। सर सुनो सुनो, सूदी फ्लेम, सूदी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे इन अबंडेंट एयर, ब्लू फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे इन लिमिटेड एयर, येलो फ्लेम विद सूद, मतलब सूदी फ्लेम और येलो कलर होगा। सर अनसैचुरेटेड बर्न करोगे तो तब भी सूदी फ्लेम आएगी। ठीक है सर। सर सुनो आगे बताओ। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन में जो एसिड होता है बेसिकली वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मतलब सल्फर के कुछ एसिड्स होते हैं और नाइट्रोजन के कुछ एसिड्स होते हैं। ठीक है। जब भी आप कोल को या पेट्रोलियम को बर्न करते हो, बर्न करते टाइम वो ऑक्साइड्स बनाएंगे। सिर्फ किसके ऑक्साइड्स बनाएंगे? सल्फर की और नाइट्रोजन की। जितना ज्यादा आप कोल और पेट्रोलियम बर्न करोगे उतने ज्यादा ये ऑक्साइड्स बनेंगे, उतनी ज्यादा एसिड रेन के चांसेस हैं। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा पहले जो ट्रेन चलती थी वो कोयले वाली चलती थी। आपने मूवीज में देखा होगा। सर कौन सी मूवी? भाग मिल्खा भाग में है, शोले में है। हाँ, तो वो कोयला डाल रहे होते हैं इंजन में। उससे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक सल्फर एसिड्स और नाइट्रोजन एसिड्स बनते हैं, ऊपर जाके एसिड रेन होती है। तो इस चीज से हमने उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब पेट्रोलियम से भी हार्मफुल हो रहा है, तो पेट्रोलियम की जगह हम क्या ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहे हैं। सर हम नहीं ला रहे, आप ही लेके आओ, बहुत महंगी है। सर कंबशन समझ आया? कंबशन में क्या होगा? कार्बन कंपाउंड्स बर्न होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लाइट एंड हीट एनर्जी। दो तरह के कंपाउंड थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बर्न होंगे इन अबंडेंट एयर, क्या मिलेगा आपको? ब्लू फ्लेम। इन लिमिटेड एयर, येलो फ्लेम एंड सूदी फ्लेम। अनसैचुरेटेड बर्न करोगे, सूदी फ्लेम। सर ठीक है। कोल और पेट्रोलियम को बर्न करोगे तो ऑक्साइड मिलेंगे किसके? सल्फर के और नाइट्रोजन के, जो क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन। इतनी चीज समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर सर बोलो। सर सूदी का क्या मतलब हुआ? सूदी बेसिकली वो डिपॉजिट्स, ब्लैक कलर के डिपॉजिट्स वो कॉज करता है उस पे। ओके सर। जैसे आपने मिथेन देखा होगा, मिथेन जब बर्न होता है वहां पे किसी भी तरीके का स्मोक वगैरह नहीं होता। जो आपके गैसेस होती हैं जब वो बर्न हो रही होती हैं, जो आपकी एलपीजी है, वहां पे किसी तरीके का कोई फ्लेम नहीं, सॉरी स्मोक नहीं आता। लेकिन जब आप वुड को बर्न करते हो वहां पे स्मोक आता है। उस पे अगर आप कोई बर्तन रखोगे तो वहां पे वो ब्लैक डिपॉजिट होगा। जनरली गैस पे ऐसा डिपॉजिट नहीं दिखता आपको। हाँ, जो आपकी जो कोल बर्न करते हो, वुड बर्न करते हो, वहां पे सूदी फ्लेम है, तो वहां पे वो डिपॉजिट्स दिखते हैं। आता है, कभी जाना वो छल्ली वाले के पास जो भूंज के वो देता है, तो उसके पास जाके देखना, उसमें भी स्मोक निकलता है हल्का सा। सर आओ, अगला रिएक्शन क्या है आपका?
सर इस रिएक्शन को ना ऐसे कर दो कि सभी चैप्टर में डाल दिया करो। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कोरोजन जब पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सर सुनना, एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या था, लास्ट में क्या लगा होता है? OH। इसे आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? कार्बोनिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सर यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा है कंपेयर टू अल्कोहल? हाँ, वहां पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो जब भी आप अल्कोहल को कन्वर्ट करते हो किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन होता है बाय ऑक्सीडाइजिंग यूजिंग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। सर पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताओ। KMnO4। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर K2Cr2O7। सर बहुत भारी इंग्लिश हो गई, थोड़ा शॉर्ट में लिखो। ये देखो, अगर आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितने हो जाते हैं? 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ऑक्सीडेशन है। लेकिन क्या अपने आप ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा? नहीं सर, वहां पे आपको कुछ चीजें डालनी पड़ेंगी। या तो आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालो, मतलब या तो आप KMnO4 डालो, या फिर आप क्या डाल दो? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हो। सर ठीक है, ये देखो आपके पास ये क्या है? अल्कोहल है। सर कौन सा अल्कोहल है, नाम बताओगे कोई? इसकी नेमिंग क्या होगी? सी कितने हैं? 2। तो एथ सिंगल बॉन्ड है, एन ई हटेगा, अल्कोहल है तो क्या लगेगा? तो इथेनॉल। इथेनॉल को आप कन्वर्ट करोगे किसमें? इथेनोइक एसिड में। ऐसा तो नहीं है इथेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दोगे, कार्बन तो ऐड नहीं कर रहे ना आप, कार्बन तो सेम ही रहेंगे। तो इथेनॉल कन्वर्ट होगा किसमें? इथेनोइक एसिड में। अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एसिड में। तो आपको दो चीजें डालनी पड़ेगी, दो में से कोई भी एक, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। एल्कलाइन मतलब बेसिक, या तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर ठीक है, इतनी चीज समझ आई। सर ये रिएक्शन याद करनी है क्या? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आई होगी। आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। सर किसको ऑक्सीडाइज करना है? अल्कोहल को। क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे तो बन नहीं जाएगा। अगर ऐसे बन रहा होता तो आपके घरों में जो अल्कोहल रखी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनी जाती अब तक। ऐसा तो नहीं हुआ ना, एसिड तो नहीं होता। तो एसिड बनाने के लिए आपको कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या है? या तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट डालोगे। सर ये याद करने? हाँ याद करने हैं। सर अगला रिएक्शन बताओ, ये तो हम याद कर ही लेंगे। अगला क्या है? एडिशन। नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। इस एडिशन रिएक्शन को ना हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सर हाइड्रोजनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन क्यों ऐड करनी है? ऑलरेडी हाइड्रोजन है कार्बन कंपाउंड के पास। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के साथ आप क्या ऐड करते हो? हाइड्रोजन ऐड करते हो, ताकि वो क्या हो जाए? सैचुरेटेड हो जाए। सर एक बात सोच के बताना, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कार्बन कंपाउंड ट्रिपल बॉन्डेड और कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड, किस में आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? कार्बन कंपाउंड ट्रिपल सर बॉन्डेड ट्रिपल और बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड, किस में आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए? ट्रिपल बॉन्डेड। सभी का एक मत आंसर है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इस पे? सर बिल्कुल आपत्ति नहीं है। अब सोचो। सर सोचना क्या है, एक कार्बन है जिसके साथ 3 बॉन्ड लगी हुई है। सर बना के भी दिखा दो साथ साथ, ऐसे बोले जा रहे हो, ये लो।
एक कार्बन है जिसके साथ कितनी है, 3 बॉन्ड है, और एक कार्बन है जिसके साथ कितनी है। अब इस कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है उसे ब्रेक करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, या ये जो 3 बॉन्ड है उसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। 3 बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। इसका रीजन क्या है सर? 3 दिख रही है इसलिए, फिर बॉन्ड स्ट्रांग होगी। जितने आपके दोस्त कम उतनी गहरी दोस्ती, जितने दोस्त ज्यादा उतनी कमजोर होती है। जैसे देखो केशव की कल लड़ाई हुई थी, आज आया नहीं। सर सोचो, अगर मैं इसकी एक बॉन्ड तोड़ दूं तो क्या अभी भी ये कनेक्ट रहेगा? क्या मैं इसकी एक और बॉन्ड तोड़ दूं अभी भी कनेक्ट रहेगा? लेकिन अगर मैं इसकी एक जो बॉन्ड है उसे तोड़ दूं, क्या कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा? तो जो ये सिंगल बॉन्ड है उसे ब्रेक करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये चेन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे चेन ब्रेक तो नहीं हो रही डबल और ट्रिपल बॉन्डेड में। सबसे कम एनर्जी लगती है मुझे बॉन्ड ब्रेक करने में ट्रिपल बॉन्ड में, उससे कम उससे कम लगती नहीं है, उससे ज्यादा लगती है डबल बॉन्ड में, और उससे ज्यादा किसमें लगती है? तो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी आपकी। अभी तो बताया जितने दोस्त कम होंगे उतनी ज्यादा गहरी दोस्ती होगी, तो उस दोस्ती को तोड़ना मुश्किल है। आपने 50 दोस्त बना रखे हैं, आपका एक दोस्त चला भी जाए आपको फर्क पड़ेगा? सर मेरे 50 भी चले जाए मुझे कुछ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग बात है। सर ठीक है, नाम लिया केशव हाजिर, चलो कोई बात नहीं सर। सर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था मैंने, सर मैं बाद में समझ लूंगा या रिकॉर्डिंग देख लूंगा, एक ही बात है। चलो, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और एज। सर बहुत सारी चीजें आ गई इसमें। पहली लाइन तो समझ आ गई होगी सर, क्या हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है किस में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता है, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं सर, ठीक है। एडिशन पता है, हाइड्रोजन पता है, पहली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज अ कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ सर रिएक्शन को एंजाइम्स। हैम्पर करते हैं। हाँ बोलो। एंजाइम्स, सर एंजाइम्स ऐसे जो होते हैं वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन में डालें और स्पीड अप हो जाए रिएक्शन या फिर स्लो डाउन हो जाए। केमिकल रिएक्शन में जब आप उसे प्लेस करते हो तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हैम्पर होता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्या वो एक्चुअल में रिएक्शन में पार्ट लेंगे? नहीं सर। नो जैसे सर। लड़ाई तन्मय और केशव की होगी, मजे कौन ले रहे होंगे सर? सर हंस देंगे, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन क्या सर ने एक्चुअल में रिएक्शन में पार्ट लिया? एक्चुअल में लड़े वो? नहीं, ऑब्वियसली बात है सर। ठीक है, तो पैलेडियम और निकल क्या है? कैटलिस्ट है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं या बढ़ा देते हैं। इन्हीं चीजों को क्या बोला जाता है? कैटलिस्ट। सेम आपके बायो में भी आते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। जो आपके एंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। सर ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। हाइड्रोजन ऐड करना है किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा? पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में होगा। सर अगर ये नहीं हुए तो क्या नहीं होगा? नहीं, अभी के लिए नहीं होगा। ठीक है, और जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सिर्फ 10th क्लास को मद्देनजर रखते हुए बता रहा हूँ मैं। बाद में जाके 11 12 में जाके सर टीचर से बोलो सर हमारे सर ने तो यही पढ़ाया था, कई सारी चीजें इसमें गलत हैं बड़ी क्लासेस के हिसाब से। सर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमने अभी के लिए पढ़ना है। ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है सर, क्या आर 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 आर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। तो सबसे पहले मैं इसके एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा। एक बॉन्ड ब्रेक करके क्या मैं उसकी जगह हाइड्रोजन लगा दूंगा? सर हाइड्रोजन लगा रहा हूं। सर मुझे कैटलिस्ट रखना पड़ेगा, निकल रखा मैंने। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुई, जैसे ही इसकी बॉन्ड ब्रेक हुई, सर बना के दिखाना एक बार, ये लो। सी सी डबल बॉन्ड थे, इनके साथ क्या लगा हुआ है? आर आर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे आगे कोई चेन कंटिन्यू हो रही है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया। अगर मैंने एक बॉन्ड तोड़ दिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक आर आर लगा हुआ है। अब एक बात बताना, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, लेकिन इसने बॉन्ड कितनी बना रखी है सर? 3 बना रखी है, एक बॉन्ड कम है। तो उसकी जगह में क्या लगा दूंगा? क्या इसकी भी एक बॉन्ड कम है तो इसकी जगह भी क्या लग जाएगा? अगर एक बॉन्ड ब्रेक होती है तो उसकी जगह हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2। सर देखो क्या यही किया हुआ है मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in unsaturated hydrocarbons in the presence of
catalyst such as palladium or nickel is termed as addition reaction और hydrogenation reaction. सर याद रहेगी चीज, पक्का समझ आ गया? सर सुनो, vegetable oils are converted into vegetable ghee using this process. जो vegetable oils होते हैं वो क्या होते हैं? Unsaturated होते हैं. जो vegetable ghee है वो क्या बन रहा है आपका? Saturated बन रहा है. तो it is called hydrogenation of vegetable oils. हाँ जी, फ्लेमेबल किसमें? वेजिटेबल ऑयल्स में आग नहीं लगती. आपने कभी सरसों के तेल को जला के देखा है? देखना तो, कोशिश करना, जलता है. इतना ज्यादा फ्लेमेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसमें आग लग सकती है. सर ठीक है, 3 रिएक्शन पढ़ ली हमने. सर कौन कौन से? एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड कंबशन. तीनों समझ आए? तीनों में कोई डाउट? सर तीनों में डाउट है. चलो सर कोई बात नहीं, ये आप अपनी तरफ से बोल लेते हो, हमें डाउट कोई नहीं है. चलो ठीक है, आपकी बात मान ली. सब्स्टिट्यूशन मैथ्स में पढ़ा है, क्या करते हैं? एक की वैल्यू दूसरी जगह पुट कर देते हैं, मतलब एक को हटा के दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा दें. In saturated hydrocarbons, the hydrogen attached to carbon can be replaced by another atom or group of atoms in the presence of CH4 था. आपने क्या किया? CH4 में से एक H हटाया, उसकी जगह क्या लग गया है? क्लोरीन लगा. सर CH4 था, CH4 में से एक H हटेगा तो ये कितना बचेगा? CH3 प्लस H. ये Cl ब्रेक हो जाएगा सर किसमें? Cl में. एक Cl इसके पास चला गया, एक Cl इसके पास चला गया. जो CH3 के पास Cl गया उसने ये बना दिया, जो HCl के पास H के पास Cl गया उसने HCl बना दिया. तो ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में. सब्स्टिट्यूशन पढ़ना. इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ. दिस इज टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहां तक कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से चारों रिएक्शन रिवाइज कर लो, फिर आगे चलते हैं. सर 4 रिएक्शन हमने पढ़ ली. सर कौन कौन सी थी? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड. कंबशन में क्या हो रहा था? कार्बन कंपाउंड्स बर्न हो रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी. वहां पे हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बर्निंग देखी. सैचुरेटेड बर्न होते हैं विद ब्लू फ्लेम, सैचुरेटेड लिमिटेड एयर में बर्न होते हैं विद येलो फ्लेम एंड सूदी फ्लेम, अनसैचुरेटेड बर्न होते हैं सूदी फ्लेम के साथ. फिर उसके बाद हमने क्या देखा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या था? अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा था किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. K2Cr2O7. एसिड एडिशन में क्या हो रहा था? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐड हो रही. सब्स्टिट्यूशन में सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स से हाइड्रोजन हट के कोई और मोनोवैलेंट या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे थे उसके साथ. सर ठीक है, अब आपके 2 कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सर क्या? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड. उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से आपको इस चैप्टर में आगे लेके जाएंगी वो देखना. इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स 2 है. क्या? इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है. सर सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. सर इथेनॉल मतलब अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं वो होता है क्या? आप जो अल्कोहल कंज्यूम करते हो उसमें आपने देखा होगा कुछ परसेंट ऑफ अल्कोहल ही डाला होता है. आपने बियर के बारे में सुना है ना, 2% या 3%, इतनी ही अल्कोहल होती है. अगर आपने प्योर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो वो आपकी जान के लिए हानिकारक भी हो सकता है. हाँ सर सुनना. चलो सर इथेनॉल पे आओ वापस. इथेनॉल क्या है? कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल, बर्निंग टेस्ट. अगर आप इथेनॉल कंज्यूम कर लेते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आग लग गई है पूरी. जैसे कई बार कुछ लोग ना केरोसिन कंज्यूम कर लेते हैं तो पूरा अंदर तक आग ही आग लगती है उनके. वो सेम चीज होती है. बर्निंग इफेक्ट कॉज करता है. बेकिंग सोडा तो न्यूट्रलाइज करता है ना, न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है वो.
सर चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में पूछ लेंगे। क्या ये सॉल्युबल होता है वाटर में? क्या ये वाटर में सॉल्युबल होता है? अल्कोहल, हाँ या ना? सर हाँ, पापा डेली पैक बनाते हैं, वो सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल होता है इथेनॉल। सर वॉलेटाइल लिक्विड है। सर वॉलेटाइल लिक्विड होते कौन से हैं? वो लिक्विड जो वाटर से पहले क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, मतलब 100 डिग्री से पहले क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो आपने ऐसा देखा होगा, आपने पेट्रोल के साथ देखा है, पेट्रोल को अगर आप ऐसे खुले में छोड़ दो वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है। तो वो हाईली वॉलेटाइल है, सेम अल्कोहल भी है। अल्कोहल, अल्कोहल भी क्या है, वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विद लो बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उसका कम है, और न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब कोई भी आयंस इस पे फॉर्म नहीं होते। आपने जब पढ़ा भी होगा, इथेनॉल आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, आयनिक कंपाउंड नहीं है तो फिर आयंस फॉर्म नहीं होंगे, आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो न्यूट्रल कंपाउंड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एक बार जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, फिर आगे चलते हैं। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कि वो हाईली वॉलेटाइल है, सॉल्युबल इन वाटर है, फ्लेमेबल है, न्यूट्रल कंपाउंड है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं इथेनॉल की? सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। जब भी आप इथेनॉल को रिएक्ट कराते हो किसके साथ, सोडियम के साथ, क्या बन जाता है, सोडियम इथॉक्साइड, और क्या रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो जाती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हम इथेनॉल के टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो कंपाउंड है वो इथेनॉल है भी या नहीं है, तो सोडियम के साथ उसे रिएक्ट करा के देखेंगे। अगर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है, इथेनॉल है, अदरवाइज नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है वो आप कैसे चेक करोगे, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, तो आप उसे बर्न करके देख लोगे। सर नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर लॉस होता है, हाँ या ना? तो अब क्या होगा, इथेनॉल में आप क्या डाल रहे हो, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, जिससे आपको क्या मिल रहा है, इथीन मिल रहा है, और क्या रिलीज हो रहा है, H2O। H2O बाहर निकला तो डिहाइड्रेशन हुआ, इसीलिए इसे इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन। ऐसा किसने बोला, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है किसके, इथेनॉल के, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा कितना टॉपिक बचा हुआ है, एक इथेनोइक एसिड बचा हुआ है, और मिसल फॉर्मेशन, डिटर्जेंट वाला, सोप्स एंड डिटर्जेंट, मतलब एक क्लास का लेक्चर और बचा हुआ है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज आपकी शक्लें मुझे बता रही हैं, इससे ज्यादा आप झेल नहीं पाओगे। इतनी चीज समझ आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गई। तो इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।